हेलो बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो 50 MCQs हैं वो उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी क्रम में मैं आज के इस लेक्चर में 50 MCQs प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित 50 MCQs पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है वो विरल माध्यम में सबसे अधिक होता है और सघन माध्यम में कम होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में विरल माध्यम दिख रहा है हम लोग को? तो वायु। अब दूसरा ऑप्शन में अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की घनत्व में, या सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि सभी ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दुर्बल माध्यम को ही क्या बोलेंगे? दुर्बल माध्यम को प्रकाशतः विरल माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशतः विरल माध्यम, यानी रेयर मीडियम। तो प्रकाशतः विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाता है तो किरण क्या होता है? तो अभिलंब की यहाँ सामान्य, कई बार सामान्य लिख देता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सामान्य से दूर झुक जाती है, या सामान्य की ओर झुक जाती है, या समांतर हो जाती है, या वापस लौट जाती है। तो सामान्य की ओर झुक जाती है। अब अगला क्वेश्चन है क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, दुर्बल माध्यम, कई बार क्वेश्चन में दुर्बल माध्यम बोल देता है, तो प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किरण क्या होता है? तो सामान्य से क्या हो जाती है? सामान्य से दूर झुक जाती है, सामान्य से दूर हट जाती है। अब अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो यहाँ हम लोग का न्यूटन है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में स्नेल है, ऑप्शन सी में गैलीलियो है, ऑप्शन डी में पास्कल है। तो ऑप्शन जो सी सही, ऑप्शन बी जो है वो सही है। यानी हम लोग ऑप्शन जो है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? स्थिरांक होता है। तो वो स्थिरांक किसके बराबर होता है? तो दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं स्नेल के नियम में। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है स्नेल का नियम किसका संबंध बताता है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के घनत्व पर, प्रकाश के वेग पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, या सभी पर। तो बोलेंगे कि ऑप्शन जो है डी सभी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबा सिक्का वास्तविक से डैश दिखाई देता है। तो वास्तविक से अधिक उथला दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब प्रकाश की गति जो होती है शून्य में, लगभग शून्य को निर्वात बोलते हैं, शून्य को ही निर्वात बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निर्वात बोल देते हैं। इसी को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम। तो निर्वात में कितना होती है? तो अब हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो होती है वो कितना होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन 8 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया है और किलोमीटर में भी दिया है। तो किलोमीटर में बदलना है तो 10⁻³ से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 10⁻³ इंटू 10⁵ हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो बी, ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों सही हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लोग अपवर्तनांक का फार्मूला जानते हैं, बटे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल जो होगा उसके अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक जो आएगा वो 2.42 आएगा। इसी तरह से जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, 1.33 आएगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति और अपवर्तनांक का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो स्थिरांक जो होता है, नियतांक जो होता है वो इसके स्थिरांक या नियतांक उसके बराबर होता है। जब प्रकाश दो माध्यमों के बीच अपवर्तित होता है तो कौन सा नहीं बदलता है? कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? तो वेग नहीं बदलता है कि बदल जाता है? तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और दिशा। तो यहाँ बोलेंगे आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति ही सेम रहता है। बाकी सब चीज़, वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्ध्य भी बदल जाता है। वेग बदलेगा तो भी सी बात है, तरंगदैर्ध्य भी बदलेगा तो दिशा तो परिवर्तन होता ही है। अब लेंस का क्या कार्य है? लेंस के कार्य का आधार क्या है? तो लेंस के कार्य का आधार है उसका अपवर्तन जो है। लेंस जो है प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? अपवर्तित कर देता है। अब अगला क्वेश्चन जो है
वो जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो उसका वेग, तो प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाएगी तो कांच जो है प्रकाशतः सघन माध्यम है, और कांच जो है प्रकाशतः सघन माध्यम है और हवा जो है प्रकाशतः विरल माध्यम है। तो कांच से अगर हवा में जाएगी तो क्या होगी, उसकी चाल घट जाएगी, उसकी कांच से हवा में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। परावर्तन और अपवर्तन दोनों में समान क्या है, तो यानी परावर्तन अपवर्तन में दोनों समान क्या है कि आवृत्ति जो होता है वो दोनों का नहीं बदलता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में है वायु, ऑप्शन डी में है कांच। तो हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की गति, माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की गति कम होगी, क्या होगी, कम होगी। स्नेल का नियम किस रूप में लिखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम साइन आई यानी आपतन कोण की जया और साइन आर यानी अपवर्तन कोण की जया कितना के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, मृग तृष्णा किसका परिणाम है, तो मृग तृष्णा क्या होता है वो समझते हैं। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ दूर सड़क जो रोड होता है तो उसमें पानी जो है वो दिखने लगता है, लेकिन पास जाने पे पानी नज़र नहीं आता है, उसी को मृग तृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृग तृष्णा कहा जाता है। तो मृग तृष्णा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों है। कैसे, तो देखो, पानी की बूंद से प्रकाश की किरण जो है वो पड़ा तो वाइट लाइट जो है प्रकाश को कई रंगों में व्यक्त कर दिया, 7 रंगों में व्यक्त कर दिया। फिर से यहाँ में एक परावर्तन होगा, फिर से यहाँ अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो उसका वेग, तो हवा से अगर पानी में जाता है, हवा जो है वो विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है, तो उसका वेग जो जाएगा वो घट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो होगा, अपवर्तनांक का सूत्र होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या साइन आई बटे साइन, या साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों सही हैं। पानी में रखी सीधी छड़ी तिरछी क्यों दिखाई पड़ती है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में मछली वास्तविक से डैश दिखाई पड़ती है, तो ऊपर दिखाई पड़ती है, वास्तविक से ऊपर यानी उथला दिखाई पड़ती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, इसका क्या अर्थ है, तो यानी इसका अर्थ यह हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो सेम है। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो क्या है, सेम है। जब प्रकाश की किरण एक ही माध्यम से गुजरती है तो उसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता है, कोई दिशा परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध जो है वो कौन सा दिखाता है, कौन सा नियम, तो स्नेल का नियम। कौन सा नियम, स्नेल का नियम। एक माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की गति क्या होगी, तो प्रकाश की गति घट जाएगी। प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, प्रकाश की गति घट जाएगी। वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, वायु में प्रकाश की चाल वो बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी किस स्थिति में होता है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो किस स्थिति में होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, उस कंडीशन में, और जब आपतन कोण जो हो वो क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, तो उस कंडीशन में, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक किस पर आधारित है, तो फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक जो है वो किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है, तो क्रांतिक कोण जो है वो तरंग दैर्ध्य और
माध्यम के अपवर्तनांक दोनों पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जो होता है। हीरा चमकता क्यों है? तो हीरा जो है वो चमकने का कारण है कि अधिक अपवर्तनांक होने से, ये भी बात सही है। क्रांतिक कोण छोटा होता है, ये भी बात सही है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल ये जो होता है वो सभी कारणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब पानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पानी से हवा में जाते समय प्रकाश किरण डैश की ओर झुकती है। तो पानी विरल माध्यम सघन माध्यम में है और हवा जो है विरल माध्यम है। तो पानी से हवा में अगर जाएगा तो क्या होगा कि सामान्य से यानी अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। अपवर्तन कोण के दौरान कौन सा स्थिर रहता है? तो अपवर्तन के दौरान कौन सा स्थिर रहता है? तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति जो होता है वो स्थिर रहता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्बल माध्यम कौन सा है? यानी दुर्बल माध्यम ना विरल माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है हीरा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक जिसका कम होगा वो विरल माध्यम होगा। तो वायु का अपवर्तनांक कम होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें क्रांतिक कोण जो होगा वो क्या होगा? क्रांतिक कोण जो होगा वो छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा और लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दिन में आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो दिन में आकाश जो होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मृग तृष्णा किस क्षेत्र में आमतौर पर दिखाई देती है? तो ठंडी जगह पर, पहाड़ों पर, रेगिस्तान पर या पानी में? तो रेगिस्तानों में अधिक दिखाई पड़ती है। तो रेगिस्तान में आप लोग देखे होंगे कि जो है रेगिस्तान में कुछ दूर पर पानी दिखाई देने लगता है, लेकिन जबकि वास्तव में वहाँ ऐसा पानी नहीं होता है। तो उसी को मृग तृष्णा बोलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण सूर्यास्त वास्तविक से डैश दिखाई देता है। तो वास्तविक से जल्दी दिखाई देने लगता है। वास्तविक से सूर्यास्त के समय देर से दिखाई देने लगता है और सूर्योदय के समय जल्दी दिखाई देने लगता है। सूर्योदय के समय जल्दी दिखाई देने लगता है। अपवर्तन के कारण सूर्योदय वास्तविक से जल्दी दिखाई, सूर्यास्त होना चाहिए। सूर्यास्त से देर से दिखाई देता है, सूर्योदय से जल्दी दिखाई देने लगता है। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों? तो क्योंकि ग्रह जो है वो का सिद्धांत क्या है? तो प्रिज्म का सिद्धांत, अपवर्तन जो है उसका सिद्धांत जो है उसी का पालन करता है प्रिज्म। अपवर्तन की खोज सबसे पहले किसने की? तो अपवर्तन की खोज सबसे पहले स्नेल साहब ने की। किसने की? स्नेल साहब ने। अपवर्तन की घटना से रिलेटेड अध्ययन। जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है? तो हवा जो है विरल माध्यम है, कांच जो है वो सघन माध्यम है। तो तरंग दैर्ध्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जो गति जो होती है वो क्या हो जाती है? तो घट जाती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है तो उस पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना होगी? तो यहाँ पर बोलेंगे 1.5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी c/ν हो जाएगा। तो c/ν, तो c जो है वो 3 × 10⁸ है। 3 × 10⁸ है बटे 1.5। अब इसको अगर करते हैं तो 2 × 10⁸ यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं।